So now today's topic is gas welding technique. So there are three types of technique which are used in gas welding. So first is leftward, second is rightward, and third is vertical welding. Now see, leftward welding is also known as forehand welding. Similarly, the rightward welding is also known as backhand welding. Now what are they? We are going to see their diagrams. So leftward welding. Now as you see in this, we have already discussed what is weld metal, torch, then the filler material. This zone is covered with the molten metal and then it is shielded with the gas. Okay, but what is the main thing which we have to see in this diagram is the direction of welding. ओके हमें क्या देखना है? डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग. तो ये किस डायरेक्शन में जा रही है? ये आपके लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है. सो ये तो हो गया हमारा बेसिक फिगर. अब ये बेसिक फिगर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस फिगर में इंक्लूडेड नहीं है, जो मैं अभी बताऊंगा. ठीक है. सो द एंगल बिटवीन द फिलर मटेरियल, फिलर रॉड एंड द वर्क पीस मस्ट बी 30 to 40 डिग्री. तो यानी कि ये जो अपना एंगल है रेड कलर में मैंने मार्क किया है, वो आपका चाहिए 30 डिग्री टू 40 डिग्री. सिमिलरली आपका टॉर्च का एंगल और वेल्डिंग मटेरियल का एंगल आपका चाहिए 60 डिग्री टू 70 डिग्री. ओके. और मेन चीज़ आपकी ये. तो ये जो तीन मेन चीज़ें हैं ये आपको देखनी है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग मेथड में, डेट इज फॉरवर्ड वेल्डिंग मेथड में. देखिए अभी अब थोड़ी थ्योरी हम सीखते हैं लेफ्टवर्ड वेल्डिंग मेथड की. सो इन दिस टेक्निक द वेल्डर होल्ड्स वेल्डिंग टॉर्च इन द राइट हैंड एंड फिलर रॉड इन द लेफ्ट हैंड. ठीक है. तो बेसिक चीज़ कि जो टॉर्च है वो राइट हैंड में होती है और जो फिलर मटेरियल है वो लेफ्ट हैंड में होता है. तो वेल्डिंग फ्लेम is directed from right to left as shown. See, वेल्डिंग फ्लेम जो है वो राइट से लेकर आपके लेफ्ट के तरफ जा रही है. ठीक है. हियर यू कैन सी द वेल्डिंग टॉर्च शुड बी गिवन अ स्मॉल साइड वे मूवमेंट एंड द फिलर रॉड शुड बी मूव स्टेडीली विदाउट स्लाइड वे मूवमेंट. तो वेल्डिंग टॉर्च जो है वो जैसे आप मतलब मूव कर रहे हो तो स्टेडीली मूव करनी चाहिए. और सिमिलरली जो फिलर मटेरियल है वो भी साइडवेज स्टेडीली मूव करना चाहिए. ओके. मतलब वो हिलना नहीं चाहिए, सो दैट द फिलर मटेरियल विल गो इन द स्पेसिंग continuously and uniformly so that the material will be strong. Okay. Then the heat of the welding torch is held at the angle of 60 to 70 degree and the weld plate of the filler rod at 30 to 40 डिग्री. तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 30 to 40 डिग्री के आपका फिलर मटेरियल आता है और 60 to 70 डिग्री पे आपका आता है टॉर्च. तो ये दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है. सो तो बेसिकली ये लेफ्टवर्ड और फोर हैंड वेल्डिंग टेक्निक में चार जो चीज़ें है वो आपको याद रखनी ही रखनी है. पहली चीज़ है इसे फोर हैंड वेल्डिंग भी बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद फोर हैंड मतलब ही क्या? फॉरवर्ड भी. ठीक है. फोर हैंड मतलब ही हमारा फॉरवर्ड आता है. फॉरवर्ड. ठीक है. फोर हैंड, फॉरवर्ड, लेफ्टवर्ड एक ही है. तो लेफ्ट हैंड वेल्डिंग को क्या बोलते हैं? फोर हैंड वेल्डिंग, फॉरवर्ड हैंड वेल्डिंग. दूसरी चीज इसका डायरेक्शन देखना है. ठीक है. सब सेम होता है, बस डायरेक्शन चेंज होता है. तो डायरेक्शन लेफ्टवर्ड जा रहा है तो लेफ्ट में. उसके बाद आपको देखना है फिलर मटेरियल लेफ्ट हैंड में है, वैसे ही टॉर्च राइट हैंड में है. उसके बाद आपको देखना है एंगल्स, फिलर मटेरियल का एंगल और टॉर्च का एंगल. ये दो चीज़ें आपको देखनी है.
तो ये था हमारा बेसिक लेफ्टवर्ड और फॉरवर्ड या फिर फोर हैंड वेल्डिंग के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट है राइट हैंड या बैकवर्ड वेल्डिंग के बारे में। तो राइट हैंड और बैकवर्ड हैंड वेल्डिंग, सो डिफरेंस क्या है इसमें? देखिए, अगर पिछले डायग्राम में आपने देखा और इस डायग्राम में आपने देखा तो बेसिक डिफरेंस तो आपका डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग का ही है। सही है। उसके बाद राइटवर्ड को बैक हैंड भी बोलते हैं या फिर बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फोर हैंड बैक हैंड, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, ये आप याद रखने। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बैकवर्ड। ठीक है, और ये डायरेक्शन भी मार्क करके रखता हूँ। तो अब इसमें देखिए, हम थ्योरी थोड़ी पढ़ते हैं इसमें। इन दिस टेक्निक द वेल्डिंग टॉर्च इज हेल्ड इन राइट हैंड एंड वेल्डर एंड फिलर रॉड इज इन द लेफ्ट हैंड। तो देखिए, इसमें भी वही है, वेल्डिंग टॉर्च राइट हैंड में ही है और जो फिलर मटेरियल है वो भी लेफ्ट में है, लेफ्ट हैंड में ही है। हमारा लेफ्ट वर्ड में क्या था? लेफ्ट वर्ड में भी हमारा सेम ही था। वेल्डिंग टॉर्च जो हमारे उधर भी राइट हैंड में ही थी और फिलर रॉड भी लेफ्ट हैंड में ही था। ठीक है, तो ये तो दोनों चीजें सेम है। दूसरी चीज, बट वेल्डिंग फ्लेम इज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो द वेल्डिंग फ्लेम is directed from left to right, पर उस केस में क्या था, वो राइट टू लेफ्ट था। इन दिस वेल्डिंग टॉर्च हैज नो लैटरल मूवमेंट, यहाँ पे कोई लैटरल मूवमेंट नहीं होती। उस पार्ट में लैटरल मूवमेंट होती है, इस पार्ट में लैटरल मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, देन the welding torch should make an angle of 40 degree to 50 degree with the weld plane, and the filler rod should be at the angle of 30 degree to 40 degree। तो देखिए, ये फिलर रॉड है हमारा और ये वेल्डिंग टॉर्च। तो फिलर रॉड कितना चाहिए हमारा? फिलर रॉड हमारा चाहिए 30 to 40 डिग्री के बीच में, और ये कितना चाहिए? ये चाहिए हमारा 40 to 50 डिग्री के बीच में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वहाँ पे भी फिलर रॉड जो है हमारा वो 30 to 40 डिग्री के बीच में था, पर जो हमारा टॉर्च है उसमें उधर क्या था? 60 to 70 डिग्री के बीच में था। ठीक है, अंडर द कंडीशन in the rightward technique the welding speed is 20 to 25% higher than the fuel consumption, and fuel consumption is 15 to 25% lower than the leftward weld technique. So this point, in this point what is given, that the rightward, backward या फिर बैक हैंड वेल्डिंग ये ज़्यादा इफेक्टिव है लेफ्टवर्ड से। कैसे? तो ये 20 to 25% इसका स्पीड भी हाई है, और दूसरी चीज़ फ्यूल, मतलब जो फ्यूल कंजम्पशन है, मतलब ही कि रॉड का जो कंजम्पशन है वो 15 to 25% लोअर है, लेफ्टवर्ड टेक्निक से कम है। ठीक है, तो आपको इन दोनों चीज़ों में डिफरेंशिएट भी यूज की भी पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या आप 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हो डिफरेंशिएशन में। पहले तो हुआ आपका नाम का। ओके, आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा कि लेफ्टवर्ड फॉरवर्ड फोर हैंड वेल्डिंग और एंड राइटवर्ड बैकवर्ड बैक हैंड वेल्डिंग में डिफरेंशिएट करो, नहीं, ये दिया जाएगा कि लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड में डिफरेंशिएट करो। तो उसमें आपको फॉरवर्ड वेल्डिंग, बैकवर्ड वेल्डिंग, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया आपका एंगल्स का, जो ये मैंने एंगल्स बताया आपको, इसका ये दो पॉइंट हो गए आपके।
तीसरा पॉइंट हो गया आपका इफेक्टिव कौन सा है, तो इफेक्टिव हमारा राइट वर्ड जाता है। चौथा पॉइंट हो गया आपका कैसा इफेक्टिव है, तो चौथे पॉइंट में आप स्पीड लिख सकते हो, पांचवें पॉइंट में आप कंजम्पशन लिख सकते हो। ये 5 पॉइंट आपके हो गए। छठवा पॉइंट आपका हो सकता है डायरेक्शन, आपने वो बेसिक डायग्राम निकाल के उनको डायरेक्शन दिखानी है, ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको डायग्राम से ही सब ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। ओके, दे डोंट रीड योर थ्योरी मच, दे लुक एट योर डायग्राम, दे लुक एट योर पॉइंट्स एंड देन दे गिव मार्क्स। आपकी वो पूरी थ्योरी पढ़ते नहीं बैठते, तो आपको क्या करना है, डायग्राम निकालनी है, उसके नीचे आपको पॉइंट्स लिखने हैं फ्रॉम द डायग्राम, वर्किंग वगैरह एक्सेट्रा। और जो जो मेन है, जो मेन चीज़ें उन्हें अगर आपने अंडरलाइन कर दी तो डेट इज चेरी ऑन द टॉप। सो इट वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये था बेसिक डिफरेंस लेफ्टवर्ड, फॉरवर्ड, फोर हैंड वेल्डिंग एंड राइटवर्ड, बैकवर्ड, बैक हैंड वेल्डिंग के बीच में। उसके बाद हम आते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, मतलब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें, वो है वर्टिकल वेल्डिंग। तो वर्टिकल वेल्डिंग क्या है, सी, अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में या फिर स्मॉल जो वेल्डिंग शॉप्स है वहाँ पे, तो अगर आप उन्हें पूछताछ करेंगे क्या है वेल्डिंग के बारे में, तो वो बताएंगे कि वर्टिकल वेल्डिंग इज द वो सबसे हार्ड वेल्डिंग होती है, ठीक है। अब ऐसा मत करना बोलना कि लेट के वेल्डिंग की तो वो हार्ड होगी। जनरली वर्टिकल वेल्डिंग जो होती है वो हार्ड होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये गैप रहता है, ठीक है, तो ये एक हमारे प्लेट है, ये ब्लू एक हमारी प्लेट है। ओके, मुझे यहाँ पे वेल्डिंग करना है, ठीक है, ये वेल्डिंग मैं कर रहा हूँ, पर ये जो बीच का गैप है वहाँ जाना चाहिए ना मटेरियल, पर ग्रेविटेशन की वजह से क्या होता है, ये मेल्ट होके ऐसे नीचे along the metal it comes down, it is not going in the gap। सो उसके लिए यहाँ पे ऐसी जॉइंट्स पे जो वेल्डिंग बैठती है वर्टिकल पे, वो ऐसी मोटी बैठती है, मोटी वेल्डिंग होती है, ठीक है। सो इट इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट टाइप ऑफ वेल्डिंग। ये वेल्डिंग करने के लिए स्किल्ड होना ज़रूरी है। इन जनरली ऐसी जो वेल्डिंग है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, अगर कौन कोई टावर वगैरह अगर वो बना रहे हैं या फिर सपोर्ट बना रहे हैं, लग सपोर्ट, स्कर्ट सपोर्ट एक्सेट्रा, तभी यूज़ की जाती है। छोटे छोटे चीज़ों में तो हम मतलब उल्टा पाल्टा, उल्टा उल्टा करके या फिर उसका फेसेस बदल के कर सकते हैं। तो वर्टिकल वेल्डिंग में हम अब सीखेंगे कि ओके, दिस इमेज आई हैड, सो वर्टिकल वेल्डिंग्स में हम अब पॉइंट्स देखेंगे। दिस मेथड इज मोस्ट एडवांटेजियस फॉर प्लेट थिकनेस ऑफ 6 mm एंड अबव। तो वर्टिकल जो वेल्डिंग है वो 6 mm थिकनेस के अबव जो मटेरियल्स है वहाँ में एडवांटेजियस है। इन दिस the welder starts at the bottom of the welded joint and gives oscillation moving to the welding torch which points slightly upward। Okay, उसके बाद it can be done by one or two operators। Now see, it can be done by one or two operators। क्यों डिफिकल्ट जाता है, जो टॉर्च है आपको टॉर्च पकड़ के फिलर मटेरियल पकड़ के देन द मटेरियल विच यू आर वेल्डिंग उसका अगर आपको बैलेंस मेंटेन करना है तो कभी कभी उसे एक या दो आदमी लग सकते हैं। In case of single operator technique, the angle between the welded torch and plate increases as the thickness of the plate increases। देखिए, सिंगल ऑपरेटर के टेक्निक में एंगल बिटवीन द वेल्डिंग टॉर्च एंड द प्लेट इंक्रीजेस। ओके, एंगल दिस एंगल इंक्रीजेस एंड plate increase as the thickness of the plate increases। welding torch and plate increases as the thickness of the plate increases। तो पहले तो ये देखिए, इसमें हमारी डायरेक्शन आ गई है,
दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन है। दूसरी चीज यहाँ आप देख सकते हो कि इसका एंगल जो है 30 डिग्री है फिलर मटेरियल का। उसके बाद रॉड एंड टॉर्च मूवमेंट कैसी होती है आपकी, ऐसी ऐसी हो रही है। दिस इज द मूवमेंट ऑफ रॉड एंड टॉर्च। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे देखिए एंगल यहाँ पे कांस्टेंट था, यहाँ पे ये 40 to 50 के बीच में होने वाला है, यहाँ पे 60 to 70 के बीच में होने वाला है। पर यहाँ वैसे नहीं है, यहाँ पे एज पर द आपका एंगल बदलने वाला है। सो इट कैन बी 25 to 90 डिग्री। अब 25 to 90 डिग्री में 25 कब रहेगा, जब 1.5 रहेगा। वैसे ही जब 3.2 रहेगा तब होगा आपका 50 डिग्री। जब 90 रहेगा तब आपका होगा 5 ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था वर्टिकल राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड के बीच में। और ये क्या है हमारे, ये है हमारे गैस वेल्डिंग टेक्निक्स। सो वी हैव डन विद द गैस वेल्डिंग टेक्निक नाउ। ठीक है, अगेन आई विल टेल यू 30 to 40 डिग्री, 60 to 70 डिग्री। ओके, ये याद रखें, एंगल याद रखें, नाम याद रखें, डायरेक्शन याद रखें, कौन सा एंगल पे याद रखें। 30 40 फिलर रॉड, टॉर्च 40 to 50, नाम क्या है, डायरेक्शन क्या है। ये अगर चार पॉइंट आपने याद रखे हर चीज के, तो आपका डिफरेंशिएशन भी हो जाता है, उसके बाद आपका शॉर्ट नोट भी हो जाता है। तो बेसिकली हम देखते हैं राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड में डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लू में लिख देता हूँ राइट वर्ड। ओके, और यहाँ पे लेफ्ट एल लिख देता हूँ, रेड में लिख देता हूँ एल, मतलब आपका लेफ्ट वर्ड हुआ। अब इसके बेसिक डिफरेंशिएशंस क्या होने वाले हैं हम देखते हैं। सो पहला है क्वालिटी ऑब्टेन्ड इज बेटर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी। ठीक है, द वेल्डेड क्वालिटी इज पुअर देन द राइट वर्ड। तो इसमें पुअर है, पुअर देन राइट वर्ड। उसके बाद आता है आपका फॉर वेल्डेड अप टू 8.2 प्लेट थिकनेस नो बिवलिंग इज रिक्वायर्ड। तो 8.2 थिकनेस के प्लेट तक बिवलिंग रिक्वायर्ड नहीं है। पर यहाँ पे फॉर वेल्डिंग अबाउट 3 प्लेट्स बिवलिंग इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे तो 3 के प्लेट कोई बिवलिंग रिक्वायर्ड है। बीविलिंग, BEVELLING। ओके, मैंने यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा, BEVELLING, बीविलिंग। ओके, उसके बाद आपका आता है द वेल्डिंग इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड। ओके, तो L to R, R to L। The total volume of deposition material is smaller, which reduces shrinkage and distortion। तो मटेरियल रिक्वायर्ड लेस है, मटेरियल रिक्वायर्ड मोर है। उसके बाद while welding V grooves the welder view is unobstructed। पर वैसे इसमें नहीं है। वेल्डिंग कॉस्ट इज लो, इसमें वेल्डिंग कॉस्ट आपका लो है, कॉस्ट लो है, इसमें कॉस्ट हाई है। क्यों, मटेरियल ज़्यादा जा रहा है, आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसमें टाइम भी यहाँ पे राइट में कम लग रहा है, इसमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। सो ये क्या था हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन बिटवीन राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द
सो दिस वॉज फॉर टू दिस, थैंक यू। सो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट्स। सो आर्क वेल्डिंग करते वक्त कौन से इक्विपमेंट्स नेसेसरी है। सो पहला जो चीज़ है वो है AC to DC मशीन। सो अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, आपने ये मशीन देखी हुई ही होगी। ओके, अगर नहीं देखी हुई तो पहले जाके देखिए। ये है आपका AC और DC मशीन। तो इसमें ये देखिए, तो इसमें ही मैं आपको दो तीन चीज़ें दिखा देता हूँ। तो इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड होल्डर, तो ये आपका होल्डर हो गया, इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड में दिखाऊंगा आपको। उसके बाद आपका हो गया ये फिलर रॉड एंड फ्लक्सेस, केबल एंड कनेक्टर। सो दीज आर केबल्स, केबल एंड कनेक्टर। और ये ब्रश जिसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये ब्रश क्यों होता है। तो देखिए, वेल्डिंग के बाद बहुत सारे बर्स आ जाते हैं। वेल्डिंग जो आपने वेल्डिंग की है उसमें बर्स आ जाते हैं, तो वो बर्स रिमूव करने के लिए ये ब्रश रहता है। तो ये ब्रश के जो दांत रहते हैं, हम दांत ही बोलते हैं हिंदी में, ये जो ये रहते हैं, ये स्टील के बने रहते हैं। तो स्टील के वायर को ऐसा राउंड राउंड करके वो अक्सर फिक्स किए जाते हैं। तो ये ब्रश वो ये रहते हैं। ये क्यों रहते हैं, तो बर्स निकालने के लिए। तो हम पहले तो चलते हैं AC और DC मशीन की तरफ। AC और DC मशीन के मैंने आपको ये बता दिया, इमेज क्या होती है, कैसी होती है। वर्किंग आपको इतना नहीं है, पर बेसिक आपको नॉलेज चाहिए AC DC मशीन का। तो पहली चीज़ देखते हैं, बोथ डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेट करंट आर यूज फॉर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो पहली चीज़ AC और DC दोनों करंट यूज होते हैं आर्क वेल्डिंग में। DC supply is generally obtained from generators driving by electric motor, whereas AC supply transforms are used where main electricity supply is available। ठीक है, DC सप्लाई कहाँ पे यूज होता है, AC सप्लाई कहाँ पे यूज होता है, मैंने अभी बताया। कब? सो DC सप्लाई जनरली ऑब्टेन फ्रॉम जनरेटर, जब जनरेटर से होता है तब DC सप्लाई यूज होता है। और AC सप्लाई कब यूज होता है, जब मेन इलेक्ट्रिसिटी से लेना है तब। नाउ DC जनरेटर डेवलप्स डायरेक्ट करंट टू 80 to 100 वोल्ट्स। सो DC जनरेटर जो है वो 80 to 100 वोल्ट्स तक का आपका करंट जनरेट करता है, आप वोल्टेज जनरेट करता है। द करंट रिक्वायर्ड फॉर मैनुअल ऑपरेशन इज मेटल आर्क वेल्डिंग रेंजेस फ्रॉम 130 एम्पियर टू 500 एम्पियर। तो करंट रिक्वायरमेंट क्या है, 130 एम्पियर टू 500 एम्पियर। तो ये सब तो हमने देख लिया। अब मैं आपको ये बेसिक, ये जो AC टू DC मशीन का जो है, ये नंबर्स मैंने आपको जो बताया वो फिर से एक बार बता के आपको लिख के देता हूँ। सो देखिए, मैंने आपको बोला AC कब यूज, DC कब यूज होता है हमारा, जनरेटर चालू होता है तब। AC कब होता है यूज, डायरेक्ट करंट अपना जब इलेक्ट्रिसिटी होती है, ओके, तब मेन इलेक्ट्रिसिटी होती है तब। सेकेंड थिंग, DC जनरेटर डेवलप कितना करता है वोल्टेज, 80 टू 110, 80 टू 100 वोल्ट्स। और करंट रिक्वायर्ड फॉर मैनुअल ऑपरेशन इन मेटल आर्क वेल्डिंग कितना है, तो वो है 130 एम्पियर टू 500 एम्पियर। सो ये 4-5 चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है आपको आपके आंसर में लिखना। ठीक है, तो इसी में आपको डिफरेंशिएट भी दिया जाएगा कि AC इन आर्क वेल्डिंग एंड यूज ऑफ DC इन आर्क वेल्डिंग। तो जनरली तो AC एंड DC इन आर्क वेल्डिंग पूछा नहीं जाता, पर अगर पूछा तो बहुत ही सिंपल है। तो उसमें क्या है ना, हमारा जो AC है वो ज़्यादा सूटेबल है, लेस सूटेबल है, DC मोर सूटेबल है। उसके बाद बेयर इलेक्ट्रोड्स कैन नॉट बी यूज्ड इन AC, बेयर इलेक्ट्रोड्स
coated electrodes, both can be used in DC. There is a problem or of arc blow in AC, no problem of arc blow in DC. So ये जो कुछ पॉइंट है, इसलिए DC ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आपका तो हो गया ये। उसके बाद इलेक्ट्रोड होल्डर। तो ये आपका इलेक्ट्रोड होल्डर है। अपने अगर आपने देखा होगा तो इलेक्ट्रोड होल्डर गन रहता है, ऐसा पिंच रहता है, उसमें इलेक्ट्रोड आपका फिक्स हुआ रहता है, ठीक है। और ये आपका अर्थिंग का है। सो आपने ये जिस चीज़ को आप वेल्ड कर रहे हो वहाँ पे लगाना है, और फिर वो गन में ये होल्डर में रख के आपने इलेक्ट्रोड यूज़ करना है। तो इलेक्ट्रोड इज एन इक्विपमेंट used in arc welding to conduct current through a workpiece to fuse two piece again. Okay, so क्या है, it is an equipment which is used in arc welding. Why? To fuse two different pieces again. उसके बाद इलेक्ट्रोड को फर्दर क्लासीफाई भी किया जाता है। तो उसमें कौन से क्लासिफिकेशन है? तो पहला है आपका बेयर इलेक्ट्रोड, दूसरा है आपका कोटेड इलेक्ट्रोड, तीसरा है आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, और चौथा है आपका नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड. नाउ these 4 types of electrode are very easy to remember. Now how? देखिए, पहला जो अगर बेयर है तो उसका अपोजिट क्या होता है? कोटेड. बेयर बॉडी खुला है, कोटेड कपड़े पहने हैं. मतलब आप क्या कीजिए, डायरेक्ट वर्ड याद रखते हो उससे अच्छा तो आप कोई एग्जाम्पल लेके याद रखिए. खुला हुआ इलेक्ट्रोड, कपड़े पहना हुआ इलेक्ट्रोड, बेयर, कोटेड. उसके बाद कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल. जो कंज्यूम होता है खत्म हो जाता है, दूसरा है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड. तो ये 4 टाइप ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन है. दिस आर द 4 क्लासिफाइड इलेक्ट्रोड्स. नाउ कॉमनली 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, वो है बेयर एंड कोटेड. 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड जो ज़्यादा यूज होते हैं वो है बेयर एंड कोटेड. ठीक है. तो ये थे बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रोड. इसमें इलेक्ट्रोड्स में ज़्यादा भी आप कोड्स वगैरह दिए हैं, पर इतना आपको पूछा नहीं जाता. ठीक है. अब आपला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फिलर रॉड एंड फ्लक्सेस. तो ये है फिलर रॉड. टिक वेल्डिंग एक्सेट्रा को फिलर रॉड यूज कर जाते हैं. फिलर मेटल्स in the material which is added to weld pool to assist in the filling the gap. It is integral part of weld. Filler material is generally available in rod form which is called filler rod. So जो फिलर जो जब हम वेल्ड करते रहते हैं और मोल्टन मेटल जो रहता है तो उसमें हमारा मटेरियल जाना चाहिए टोटली. इसके लिए हम फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं, और फिलर मटेरियल जो है वो रॉड के शेप में आते हैं. ठीक है, ताकि वो इजी रहे. उसके बाद आता है आपका केबल एंड कनेक्टर्स. तो केबल और कनेक्टर्स के बारे में क्या ही ज़्यादा बोलना. केबल और कनेक्टर्स आर कनेक्टेड टू डिजायर प्लेन एंड केबल कनेक्टर्स आर इसेंशियल फॉर कनेक्शंस. सो दे आर इसेंशियल फॉर कनेक्शंस. सो देखिए, ये आपका अर्थिंग का हो गया. दूसरी जो केबल है आपकी, ये आपकी हो गया इलेक्ट्रोड को होल्ड करने के लिए. ये इलेक्ट्रोड होल्डर है. नेक्स्ट जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स है आर्क वेल्डिंग के, वो कुछ इस तरह से है. अर्थिंग क्लैम्प्स. नाउ दे आर यूज्ड फॉर क्लोज द इलेक्ट्रिक सर्किट. सो ये है अर्थिंग क्लैम्प्स. ओके, ये क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा करने के लिए ये यूज कर देते हैं. देन द चिपिंग हैमर. चिपिंग हैमर यहाँ पे ये देखिए, ऐसा सादा हैमर रहता है. हैमर यूज किया जाता है चिपिंग के लिए. ठीक है. अगर क्या बोलते हैं, वेल्डिंग कुछ गलत तरह से हुई या फिर चिपिंग वेल्डिंग हुई तो उस पर इट इज यूज टू रिमूव द स्लैग फ्रॉम द वेल्डिंग. ओके. स्लैग जो होता है वो आप प्रैक्टिकली जाके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेगा. वो स्लैग हटाने के लिए चिपिंग हैमर यूज़ किया जाता है. उसके बाद आता है आपका वायर ब्रश. तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था वायर ब्रश क्या है. स्टील वायर का ब्रश होता है. ये क्यों होता है? जो बर्स आते हैं ना,
उसे हम निकालने के लिए। इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग द वेल्ड एंड चिपिंग। जो बर्स आते हैं वेल्डिंग के ऊपर, हम वेल्डिंग करते हैं उसके ऊपर कुछ जो ऐसे बर्स आते हैं ना, तो वो निकालने के लिए हम यूज करते हैं वायर ब्रश। देन द हेलमेट, हैंड ग्लोव्स एंड एप्रन एक्सेट्रा। हैंड ग्लोव्स तो आपको पता है, और ये है वेल्डिंग का हेलमेट। तो आपको पता है जब फ्यूजन होता है, जब हम वेल्डिंग करते रहते हैं, तब ब्लू लाइट आते हैं, उसके वजह से हमारे आंखों को प्रॉब्लम हो सकती है। डायरेक्ट लुकिंग एट दैट इट कैन अफेक्ट आवर आईज। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये हेलमेट हम पहनते हैं। सो द फेस एंड द आई ऑफ द ऑपरेटर मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आर which contain ultraviolet and infrared rays. For this purpose, helmet or face shield is used. So ये क्या होते हैं? ये थे हमारे 9 essential equipments of arc welding. ओके, अब इसके डिटेल मैंने आपको दे दिया है। सो आपको पूछा जा सकता है व्हाट आर द इसेंशियल इक्विपमेंट्स फॉर आर्क वेल्डिंग एंड gives their details or explain them in detail. So these are the things. तो आपको ये 9 के 9 लिखने हैं और उसका एक एक दो दो सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है, बस ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। सो थैंक यू, दिस वॉज फॉर टूडेज। सो वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक टुडे। थैंक यू। So today's topic is shielded metal arc welding. So what is shielded metal arc welding? So it is also known as flux shielded metal arc welding. So shielded metal arc welding का दूसरा नाम है flux shielded metal arc welding। उसके बाद पॉइंट में क्या दिया गया है, shielded metal arc welding are also known as manual metal arc welding, flux shielded arc welding, और informally as stick welding। सो पहले तो हम उसके नाम मार्क कर लेते हैं। Okay, so it is a manual arc welding process that uses a consumable electrode covered with a flux to lay the weld. An electric current is to form of either alternating current or direct current from a welding power supply is used to form an electric arc between the electrodes and the metal to be joined. The workpiece and the electrode melt, following a pool of molten metal that cools. So जैसे मैंने आपको बताया था, देखो क्या होता है, इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ किया गया है, इन्होंने बताया गया है। ठीक है, तो शील्डिंग मटेरियल आर्क के डिफरेंट नेम्स देखे हमने, उसमें इलेक्ट्रोड जो यूज़ किया जाता है वो कंज्यूमेबल है और उसे फ्लक्स और ले कवर्ड है। तो इलेक्ट्रिक करंट जब सप्लाई होता है, एक तो अल्टरनेटिंग या फिर डायरेक्ट करंट, डीसी और एसी, हमने वो मशीन भी देखी पार्ट्स में, तो उससे जो करंट सप्लाई होता है उससे इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन, तो वो उससे आपका मेटल की और दो मेटल की जॉइनिंग होती है जब वो आर्क आपका टच करता है, तो उसके वजह से क्या होता है, जो हीट ट्रांसफ़र होती है और मेटल मेल्ट होता है वहाँ, और वहाँ पे मोल्टन मेटल का पूल जम जाता है। अब वो जब ये आपका मोल्टन मेटल का पूल है, ठीक है, ये आपका पेरेंट मेटल है। सो ये ब्लू मटेरियल आपका पेरेंट मटेरियल है, और रेड मटेरियल आपको जो ज्वाइन करना वो है, और येलो जो है वो मोल्टन है ब्लू मटेरियल का और इवन रेड का। तो इसमें आपका ये जो मोल्टन है ये आपका पहले लिक्विड फेज में होता है और ये बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, अब सॉलिडिफाई होने के बाद क्या है, ये आपके दोनों जो मटेरियल है वो तो आपके कंबाइन हो गए, तो यही बताया गया है। तो देखिए इसमें हमने क्या देखा, पहले तो हमने देखा इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स, उसके बाद हमने देखा
कि उसमें इलेक्ट्रोड्स कौन से यूज किए जाते हैं, तो कंज्यूमेबल और कवर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं। उसके बाद उसे करंट कौन रिक्वायर्ड है। उसके बाद कैसा होता है, तो इलेक्ट्रोड मेल्ट्स फॉर्मिंग अ पूल ऑफ मोल्टन मेटल दैट कूल्स। कूल होने के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं और दो मटेरियल ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये था हमारा शील्डेड मेटल आर्क का बेसिक। द इलेक्ट्रो रॉड्स इटसेल्फ मेल्ट्स एंड सप्लाई द नेसेसरी फिलर मटेरियल्स। जो कंज्यूमेबल है, इसलिए जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो भी मेल्ट होते हैं और जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, फिलर मटेरियल, वो सप्लाई करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द प्रिंसिपल ऑफ शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। सो देखिए, ये तो पहले डायग्राम आ गई, डायग्राम देख लेते हैं हम। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए शील्डिंग एटमॉस्फेयर, तो ये गैसेस का शील्डिंग एटमॉस्फेयर वो कवर होता है। ये इलेक्ट्रोरॉड है, ओके, उसके ऊपर ये कवरिंग है, सो इट इज कंज्यूमेबल कवर्ड इलेक्ट्रोड। ये कोर वायर आपकी आ गई, ये आपका पेरेंट मटेरियल, ये सोलिडिफाइड सोलिडिफाइड स्लैग मतलब क्या, जो मोल्टन है वो फिर से सॉलिडिफाइड हो गया, तो उसको सॉलिडिफाइड स्लैग। वेल्ड मटेरियल, ओके, इससे ये हीट आपकी इसकी वजह से मेल्ट हो रहा है, उसके बाद वो फिर से सॉलिडिफाई हो रहा है स्लैग में और दूसरा मटेरियल ज्वाइन हो रहा है। तो प्रिंसिपल्स की तरफ देखते हैं हम। सो रिक्वायर्ड हीट फॉर वेल्डिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम द आर्क स्टक बिटवीन द कोटेड इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। कहाँ से मिलती है, कोटेड इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस से, आर्क जो स्टक होता है उससे। बाय एम्प्लॉइंग द हायर एंड लोअर करंट द आर्क टेम्परेचर एंड दस हीट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो करंट वैरी करने से आपका हीट इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। जनरली द आर्क temperature is about 2400 degree to 2600 degree। आर्क का टेम्परेचर कितना होता है, सो आपको टेम्परेचर मिल गया, कैसे वेरी करना है वो मिल गया। फ्यूजन कैसा होता है, हाई करंट विथ अ स्मॉल लेंथ प्रोड्यूस वेरी इंटेंस हीट। हाई करंट और स्मॉल लेंथ हुआ तो उसकी हीट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो वाइस वर्सा, ठीक है, ये वाइस वर्सा हो सकता है। द आर्क मेल्ट्स द इलेक्ट्रोड्स एंड द वर्कपीस। Material droplets are transferred from the electrode to workpiece through the arc and are deposited along the welding joints. So, see, this is the procedure. Actually, this is the process how it works. Okay, so marked, mark, mark. These 3 points are important in principles. The coating of flux metals. The coating of flux melts and produce a gaseous shield. तो यहाँ पे हमने देखा, ये देखा, ये गैशियस शील्ड है आपकी, दिख रही है ये डॉटेड, ये आपकी गैशियस शील्ड है। प्रोड्यूस अ गैशियस शील्ड एंड slag टू प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन ऑफ द मोल्टन वेल्ड मेटल। सो अगेन अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओके, ये मैं आपको ब्लू से भी यहाँ पे मार्क करके देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है। Now what are the advantages, okay, let's see what are the advantages of sheet metal arc welding. So पहली चीज तो है, it is the simplest of all the arc welding। सब चीजें सिंपल से ही चालू होती हैं, so it is the simplest। Second is the equipment is portable and less expensive। कहीं भी लेके जा सकते हो और इजीली अवेलेबल भी है, सर्विस भी सस्ती है, मेंटेनेंस भी सस्ता है, एक्सपेंसिव भी नहीं है। उसके बाद आता है आपका वेरियस मेटल्स एंड देयर अलॉय कैन बी वेल्डेड। मटेरियल प्रॉपर्टीज मतलब क्या क्या वेल्ड हो सकता है। उसके बाद वेल्डिंग कैन बी डन इन एनी पोजीशन विथ हाई वेल्ड क्वालिटी।
ठीक है, तो ये थे 4 एडवांटेजेस। पोर्टेबल, लेस एक्सपेंसिव, सिंपलेस्ट, मटेरियल्स और अलॉय हो सकते हैं कौन से भी, और कहीं से भी पोजीशन पे आप कर सकते हो। तो ये तो थे हमारे एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस क्या है? ड्यू टू लिमिटेड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड एंड ब्रिटल फ्लक्स कोटिंग ऑन इट, मैकेनाइजेशन इज डिफिकल्ट। ठीक है, ड्यू टू, तो लेंथ, एक स्पेसिफिक लेंथ होती है इलेक्ट्रोड की, और उसके ऊपर जो फ्लक्स रहता है वो ब्रिटल रहता है, तो जिसकी वजह से मैकेनाइजेशन डिफिकल्ट हो जाता है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस because of flux coated electrode, the chance of slag, entrapment and other related defects are more. Welding control is in this process is difficult, तो welding control ये process में difficult है। अगर ये 3 से 4 पॉइंट भी अगर आप लिखे ना डिसएडवांटेजेस में, तो बहुत है। ज़रूरत नहीं है कि 6 मार्क के लिए पूछा गया है तो आपको लिमिटेशन और एडवांटेजेस 6 लिखने, 3 लिखो बट वैलिड टू द पॉइंट लिखो। ठीक है, तो ये था आपका एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, एंड लेट्स सी नाउ एप्लीकेशंस वेयर इट कैन बी यूज्ड। So they are commonly used in material and their alloy, used for fabrication process, maintenance and repair jobs। और कहाँ यूज़ हो सकते हैं, तो एयर रिजर्वायर, बॉयलर, प्रेशर वेसल, फैब्रिकेशन, ऑटोमोटिव, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, ब्रिज कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। सो आपको मेन मोस्टली ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस है, ऑटोमोटिव का मेंटेनेंस है, शिप का मेंटेनेंस है, इन सब चीज़ों में वो यूज़ हो सकता है। तो ये थे हमारे एप्लीकेशन रिलेटेड टू शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।